अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ की बात करेंगे, जिसमें हम मेनली सीओपीडी, एम्फिसीमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की बात करेंगे। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव जो लंग डिजीज़ होती है उनकी डेफिनेशन क्या होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ दे आर बेसिकली characterized by increase in resistance to airflow due to diffuse airway disease which may affect any level of respiratory tract। और इसका डायग्नोसिस का फीचर ये होता है कि स्पायरोमीट्री के थ्रू हम किसी भी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ को डिटेक्ट करने के उसमें बेसिकली जो फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम एट 1 सेकेंड, जो रेशियो होती है फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम एट 1 सेकेंड टू फोर्स्ड वेंटिलेटरी कैपेसिटी की, वो जो रेशियो होती है इट इज़ लेस देन 0.7। दैट इज़ द मेन डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़, किसमें जो रेशियो होती है FEV1 फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम एट 1 सेकेंड टू FVC फोर्स्ड वेंटिलेटरी कैपेसिटी दैट इज़ लेस देन 0.7। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ की बात करते हैं। सीओपीडी, एस्थमा और क्या कहते हैं ब्रोंकियोस्टेसिस मेन डिजीज़ होती हैं। और ये देखा गया है कि जो सीओपीडी से ही फर्दर जो दो क्लिनिकोपैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस हैं वो हैं हमारे पास एम्फीसीमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो हम सीओपीडी की और फिर जो उससे रिलेटेड दो मैनिफेस्टेशंस हैं एम्फीसीमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस उनकी बात करेंगे। सीओपीडी क्या होती है? सीओपीडी इज़ योर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इट इज़ अ कॉमन preventable and treatable disease that is characterized by persistent respiratory symptoms and airflow limitation that is due to airway and or alveolar abnormalities caused by exposure to noxious particles और गैसेस। इस डेफिनेशन को याद रखना होगा। ये सीओपीडी की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू WHO। और इसमें मेनली जो मेन एसोसिएटेड फैक्टर है, जो मेन रिस्क फैक्टर है, जो मेन कॉज है सीओपीडी का, बाकी ये वाले याद हो या नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मेन फैक्टर हर हाल में याद रखते हैं दैट इज़ योर स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से सीओपीडी होता है और स्मोकिंग की वजह से ही फिर आगे उसकी वो सारी मैनिफेस्टेशंस मिलती हैं। और भी फैक्टर्स हैं कि पुअर लंग डेवलपमेंट हुई अर्ली इन लाइफ, एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल पॉल्यूटेंट्स, एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, सर्टेन जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म्स, लेकिन जो मेन है वो है स्मोकिंग, जो मेन रिस्क फैक्टर। तो हम आते हैं एम्फीसीमा पे। What is emphysema? Emphysema is basically irreversible enlargement of air spaces distal to the terminal bronchiole accompanied by destruction of their walls, and कभी कभी इसमें small airway fibrosis भी हुई होती है। ये इन्होंने एसिनाई दिखाया हुआ है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और ये सारे एल्वियोलाइज दिखाएंगे। तो इसमें क्या होता है? देयर इज इरिवर्सिबल इनलार्जमेंट ऑफ द एयर स्पेस विच इज डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल एंड इट इज ऑल्सो कंप्लीट बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर लेटरल वॉल्स, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे कैसे। एम्फीसीमा याद रखने की क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। 4 तरह का एम्फीसीमा होता है: सेंट्री एसिनार, पैन एसिनार, पैरासेप्टल एंड इरेगुलर। लेकिन जो ये शुरू के दो हैं सेंट्री एसिनार और पैन एसिनार, इनकी एक तरफ से पैथोजेनेसिस जो थोड़ी बहुत है वो याद होनी चाहिए, क्योंकि ये दो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी दो नहीं भी याद हो सके तो कोई बात नहीं, लेकिन सेंट्री एसिनार और पैन एसिनार का पता होना चाहिए। सेंट्री एसिनार एम्फीसीमा में क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्री लोब्यूलर एम्फीसीमा। सबसे कॉमन यही एम्फीसीमा होता है। मोर देन 95% केसेस में यही वाला एम्फीसीमा देखा जाता है। और ये सबसे ज़्यादा किन में होता है? हैवी स्मोकर्स में ही होते हैं, जिनको सीओपीडी होता है उन्हीं में यही वाला एम्फीसीमा होता है। कि इसमें बेसिकली जो सेंट्रल या प्रॉक्सिमल पार्ट होता है एसिनाई का, which is formed by respiratory bronchioles, that part is affected, whereas जो distal alveoli होती है that is spared, जो कि उन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई है। ये एक नॉर्मल एसिनाई की फिगर दिखाई हुई है। सेंट्री एसिनार एम्फीसीमा में क्या होगा कि जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, जो सेंट्रल पार्ट है विच इज़ कंसिस्टिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ये वाला पार्ट अफेक्टेड होगा, वेरस जो आगे वाला पार्ट होगा एल्वियोलाई वाला जो पार्ट होगा वो पार्ट नॉर्मल होगा। और ये ज़्यादातर लंग्स के कौन से एरिया में अफेक्ट करते हैं? जो अपर लोब्स होते हैं, और जो अपर लोब्स में भी पर्टिकुलरली अपाइकल सेगमेंट्स होते हैं, दीज आर मेनली अफेक्टेड ड्यू टू सेंट्री एसिनार एम्फीसीमा। इसकी यही चीज़ याद रखनी है कि कौन सी लोकेशन में हो रहा है और कौन सी लंग की जगह पे हो रहा है। सिमिलरली जो पैन एसिनार है विच इज़ ऑल्सो नोन एज पैन लोब्यूलर एम्फीसीमा, इसमें क्या याद रखना है कि इवन दो इट इज़ एक्सैसरबेटेड बाय स्मोकिंग, यानी स्मोकिंग इसको और फर्दर इंजरियस कर देती है, लेकिन मेनली इसमें यहाँ पे पैथोजेनेसिस हमारे पास क्या आती है? यहाँ पे अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी हो चुकी होती है। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से पैन एसिनार एम्फीसीमा मिलता है। इसकी उन्होंने फिगर यहाँ पे दिखाई हुई है। इसमें क्या होता है कि देयर इज़ यूनिफॉर्म, कि देर जो एसिनाई हैं दे आर यूनिफॉर्मली इनलार्ज फ्रॉम द लेवल ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल टू टर्मिनल ब्लाइंड एल्वुलाई। की बेसिकली यहाँ पे तो जो सेंट्री एसिनार तो उसमें सिर्फ प्रॉक्सिमल पार्ट इन्वॉल्व होता है। पैन एसिनार में जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल का पार्ट है उससे आगे जो पूरा पार्ट है उस सब की इनलार्जमेंट हुई है, एंड वो सारा पार्ट इन्वॉल्व हुआ है कि यूनिफॉर्मली इनलार्ज्ड फ्रॉम लेवल ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल टू टर्मिनल ब्लाइंड एल्वुलाई, दिस होल पार्ट इज इन्वॉल्व। एंड लंग का जो लंग के बेसिस होती हैं वो दोज आर सिवियरली अफेक्टेड, एंड जो लोअर जोर्स एंड एंटीरियर मार्जिन होते हैं लंग के, दीज आर अफेक्टेड इन पैन एसिनार एम्फीसीमा।
फिर हमारे पास आता है डिस्टल एसिनार एम्फीसीमा विच इज़ ऑल्सो नोन एज पैरासेप्टल। इसका बेसिकली याद रखना है कि यूजली ज़्यादातर जो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स के केस होते हैं यंग एडल्ट्स में, उनमें ज़्यादातर डेवलप हो जाता है। इसकी कोई फिगर नहीं दी हुई, लेकिन इसमें बेसिकली ये कि जो प्रॉक्सिमल पोर्शन होता है एसिनाई का वो नॉर्मल होता है, इसमें यूजली जो डिस्टल पार्ट होता है वो इन्वॉल्व हो चुका होता है। एंड दैट एंड एम्फीसीमा ज़्यादातर देखा कहा जाता है, इट इज़ वहाँ देखा जाता है विच दैट एरिया विच इज़ एडजेसेंट टू द प्लूरा along the lobular connective tissue septa and at the margins of lobules, and emphysema occurs adjacent to areas of fibrosis, scarring or atelectasis, and it is usually more severe in the upper half of the lungs। और ये इस देखा किस तरह जाता है कि इसमें हमको मल्टीपल इनलार्ज्ड एयर स्पेसेस मिलती हैं विच कैन रेंज फ्रॉम साइज ऑफ लेस देन 0.5 सेंटीमीटर टू मोर देन 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, एंड दे समटाइम क्या कहते हैं फॉर्म सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स। तो अगर डिस्टल का नहीं भी याद हो सके कोई बात नहीं, इसमें बेसिकली यही है कि इसमें हमको मल्टीपल एयर स्पेसेस मिलती हैं। ज़्यादातर जो वही अपर हाफ है उसी को इन्वॉल्व करता है। और इसमें बस इतना सा ही जो इन्होंने थोड़ा सा दिया हुआ है, इसको एक रीड एटलीस्ट दे दीजिएगा कि डिस्टल एम्फीसीमा क्यों होता है। एंड लास्ट हमारे पास आता है इरेगुलर एम्फीसीमा। इरेगुलर एम्फीसीमा में भी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो बेसिकली इसमें सारे जो एसिना है दे आर इरेगुलरली इन्वॉल्व, इसलिए इसको हम इरेगुलर क्या कहते हैं एम्फीसीमा कहते हैं। अब हम आ जाते हैं पैथोजेनेसिस पे। पैथोजेनेसिस जो है एम्फीसीमा की होल, इसके लिए इवन दो ये टेबल भी दिया हुआ है, टेबल कह रहा हूँ फ्लो चार्ट भी दिया हुआ है। ये फ्लो चार्ट अच्छा है, लेकिन अलग से भी मैं क्या कहते हैं टेक्स्ट से पढ़ूंगा, क्योंकि इसकी जो पैथोजेनेसिस है कुछ चीज़ें हैं जो इसमें नहीं दी हुई। तो हम पढ़ लेते हैं पैथोजेनेसिस का मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, जो टॉक्सिक इंजरी एंड इन्फ्लेमेशन। जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं लोग, वो जो जब क्या कहते हैं सिगरेट स्मोक को इनहेल करते हैं या जिसके साथ जो भी नॉक्शियस पार्टिकल्स हैं उनको जब इनहेल करते हैं, तो उसकी वजह से होता है कि दीज दैट स्मोक एंड दोस पार्टिकल्स दे डैमेज योर रेस्पिरेटरी एंड एपिथेलियम, एंड एज अ रिजल्ट दे कॉज इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन डिस्ट्रक्शन ऑफ पैरेन्काइमा, योर लंग पैरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा की डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो जो इन्फ्लेमेशन का पूरा प्रोसेस है वो होने लग जाता है कि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आर प्रोड्यूस लाइक ल्यूकोट्राइन B4, इंटरल्यूकिन 8, TNF। और फिर जो ये मीडिएटर्स होते हैं दीज आर रिलीज बाय रेजिडेंट एपिथेलियल सेल्स एंड मैक्रोफेजेस, ये फर्दर इन्फ्लेमेटरी सेल्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। कीमोटैक्टिक फैक्टर्स क्या कहते हैं आ जाते हैं, और साथ ही जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है वो होल एम्पलीफाई हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइटोकाइंस, ड्यू टू जनरेशन ऑफ साइटोकाइंस, एंड देयर आर ऑल्सो सम स्ट्रक्चरल चेंजेस इंड्यूस्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर। और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के केस में कभी कभी अक्यूमुलेशन ऑफ T और B लिम्फोसाइट्स भी हो जाती है। तो पैथोजेनेसिस का एक फैक्टर इज़ योर होल इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस। दूसरा फैक्टर इस जो कि हमको पैन एसिना उसमें मिलता था, एम्फीसीमा में मिलता था कि देयर इज प्रोटीएस एंटी प्रोटीएस इनबैलेंस। नॉर्मली क्या होता है कि जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं या जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो जो साइड डैमेज हुई होती है वहाँ पे कुछ प्रोटीएसेस रिलीज़ करते हैं, जिनका काम क्या होता है कि एक तो वो जो भी नॉक्शियस एजेंट है उसको ख़त्म करते हैं, एंड द प्रोटीएसेस दे ऑल्सो ब्रेक डाउन द कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट्स। अब पैन एसिनार जो एम्फीसीमा था उसमें क्या होता है कि प्रोटीएस एंटी प्रोटीएस इम्बैलेंस हो जाता है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो वो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन इज़ बेसिकली एंटी प्रोटीएस। अब सिंस वो एंटी प्रोटीएस होता नहीं है तो उसकी वजह से होता क्या है कि वो जो प्रोटेक्टिव एंटी प्रोटीएस है वो चला जाता है। जब प्रोटेक्टिव एंटी प्रोटीएस ख़त्म हो जाएगा, जब एंटी प्रोटीएस की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो जो प्रोटीएसेस होंगे वो ज़्यादा देर तक रहेंगे उस अफेक्टेड एरिया में, एज अ रिजल्ट वो ज़्यादा डैमेज कॉज कराएंगे। फिर हमारे पास आ जाता है, और ये वाली चीज़ इन्होंने नीचे भी पैराग्राफ में दी हुई, मैं और सही से समझा दूंगा, प्रोटीज एंटी प्रोटीज इम्बैलेंस वाली। फिर हमारे पास ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में ये देखा गया कि जो टोबैको स्मोक होता है या जो डैमेज्ड एल्विलाइज होती हैं या जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं वो कुछ ऑक्सीडेंट्स रिलीज़ कराते हैं। अब उन ऑक्सीडेंट्स का काम क्या होता है कि वो जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ प्रोड्यूस करेंगे, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो प्रोड्यूस करेंगे, उससे टिश्यू डैमेज होगा, उससे एंडोथेलियल डिसफंक्शन होगा और उससे अगेन इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। और आगे उन्होंने एक और पॉइंट बताया हुआ है कि ये देखा गया कि जिन लोगों में NRF2 जीन की वो हो जाती है, इनएक्टिवेशन हो जाती है, उन लोगों को इस रिएक्टिव ऑक्सीडेंट से ज़्यादा डैमेज होते हैं, क्योंकि NRF2 इज़ बेसिकली योर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड इट सर्व्स एज अ सेंसर फॉर ऑक्सीडेंट्स। NRF2 का काम बेसिकली ये कि जब किसी भी जगह पे इंट्रासेलुलर ऑक्सीडेंट्स यानी रिएक्टिव ऑक्सीडेंट स्पीशीज़ किसी भी जगह पे बढ़ जाएँ तो वो करती क्या है, वो NRF2 को एक्टिवेट करती हैं। और एज अ रिजल्ट NRF2 क्या करता है कि इट इंक्रीजेस द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स विच प्रोटेक्ट द सेल्स फ्रॉम ऑक्सीडेंट डैमेज या फ्रॉम ऑक्सीडेटिव सेल्स। तो NRF2 का एक प्रोटेक्टिव फंक्शन है, लेकिन अगर NRF2 की इनएक्टिवेशन या डेफिशिएंसी होगी तो होगा क्या कि वो जो ऑक्सीडेंट्स रिलीज हुए होंगे वो एपिथेलियम का डैमेज कराएंगे, वो एंडोथेलियल डिसफंक्शन कराएंगे और वो इन्फ्लेमेशन कॉज करा देंगे। लास्ट में उन्होंने इन्फेक्शन लिखा हुआ है। इन्फेक्शन इतना इंपॉर्टेंट, इन्फेक्शन इटसेल्फ
पैथोजेनेसिस का पार्ट नहीं, लेकिन इन्फेक्शन का ये देखा गया कि वो COPD को, एम्फीसीमा को फर्दर एग्जैसरबेट कर देता है अगर वहाँ पे क्या कहते हैं एक तरफ से बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन सुपर इम्पोज हैं। तो इन्फेक्शन का बस ये पॉइंट है। अब हम आ जाते हैं वही जो जेनेटिक डेफिशिएंसी देखी गई है अल्फा-1 एंटी क्या कहते हैं एंटी प्रोटीएस की, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की। इसमें ये देखा गया कि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन इट इज़ नॉर्मली प्रेजेंट इन योर सीरम, इन योर टिश्यू फ्लूइड्स, इन मैक्रोफेजेस, एंड इट इज़ अ मेजर इनहिबिटर ऑफ प्रोटीएसेस। फॉर एग्जांपल इलास्टेस का सबसे बड़ा इनहिबिटर है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। इट इज़ सिक्रीटेड बाय न्यूट्रोफिल्स ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन, एंड अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन that is alpha-1 antitrypsin जो है it is basically encoded by proteinase inhibitor which is found at the loci of chromosome number 14। मेन चीज़ इसमें याद रखनी है कि जो चीज़ अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन को बना रही है, जो प्रोटीनेस इनहिबिटर जिसकी वजह से जिसके लोकस की वजह से अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की जीन से अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन बन रहा है, होता क्या है कुछ लोगों में ये देखा गया कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ये देखी गई है जो पैन एम्फीसीमा के केस में देखी जाती है कि ये जो प्रोटीनेस इनहिबिटर है इसके लोकाई के लेवल पे कोई पॉलीमॉर्फिज्म हो जाता है जिसकी वजह से जो एक जी एलील है, जी एलील के लिए लोग होमोजाइगस हो जाते हैं। जिन लोगों में ये जी एलील होमोजाइगस होती है यानी जिन इंडिविजुअल्स में जी वाली जीनोटाइप होती है उनमें देयर आर लो सीरम लेवल्स ऑफ अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा कि जब भी कोई इंजरी हुई या कोई स्मोकिंग की वजह से कोई डैमेज हुआ लंग में किसी भी लेवल पे, तो वहाँ पे होगा क्या, वहाँ पे सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स आके जमा होंगे। अब न्यूट्रोफिल्स जमा हो गए, न्यूट्रोफिल्स का काम क्या होता था कि वो प्रोटीएसेस को रिलीज़ करा रहे हैं, और प्रोटीएसेस को वो रिलीज़ कराते होंगे लाइक इलास्टेस को रिलीज़ करा रहे हैं। जितने भी हमने न्यूट्रोफिल्स के अंदर ग्रैन्यूल्स में जितने भी प्रोटीएसेस पड़े थे उन सबको रिलीज़ करा रहे हैं। अब सिंस अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन एब्सेंट है, वो प्रेजेंट नहीं है, विच इज़ योर मेन क्या कहते हैं एंटी प्रोटीएस, तो होगा क्या कि जो प्रोटीएसेस हैं दे विल लीड टू फर्दर डाइजेशन ऑफ फर्दर डैमेज टू टिश्यू, फर्दर डाइजेशन ऑफ इलास्टिक टिश्यू, क्योंकि हमने पढ़ा था अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन इलास्टेस का वो है इनहिबिटर है, और जब इलास्टेस को इनहिबिट करने के लिए कोई चीज़ नहीं होगी तो इलास्टिक टिश्यूज़ का डैमेज होता रहेगा जिसकी वजह से एम्फीसीमा हो जाएगा। लास्टली मॉर्फोलॉजी पढ़ लेते हैं। मॉर्फोलॉजी ये लिखी गई है कि एम्फीसीमा जो होता है इट प्रोड्यूसेस वॉल्यूमिनस लंग्स, और जो स्मोकिंग की वजह से जो ज़्यादातर हो रहा होता है एम्फीसीमा वो अपर 2/3 ऑफ लंग्स को इन्वॉल्व करता है। इरेगुलर एम्फीसीमा जो होता है जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, इरेगुलर एम्फीसीमा की एक मॉर्फोलॉजी बस याद रखनी है कि उसमें अपाइकल ब्लेब्स या कभी कभी मतलब अपाइसिस के लेवल पे बुला हमको देखे जाते हैं। माइक्रोस्कोपिकली हमें क्या इन्वॉल्वमेंट मिलती है कि एबनॉर्मली लार्ज एल्वुलाई दे आर सेपरेटेड बाय थिन सेप्टा with focal centri acinar fibrosis. There is loss of attachment between alveoli and the outer wall of small airways. Pores of cone basically दो alveolar sacs के दरमियान communication करा रहे होते हैं। Pores of cone are so large that septa appear to be floating or protrude blindly into alveolar spaces with a club shaped end. Alveolar walls are destroyed. There is decrease in capillary bed area. Larger abnormal air advanced disease में larger abnormal air spaces होती हैं. Further blebs और bulla form हो जाते हैं which often deform or compress the respiratory bronchioles and the vasculature of the lung. तो जो इसकी माइक्रोस्कोपिक हैं वो एक तरफ से थोड़ी याद करनी होगी, वो थोड़ी ज़्यादा है माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी, ग्रॉसली इतनी ज़्यादा नहीं है। सो दैट वाज ऑल एम्फीसीमा। और एम्फीसीमा के जो क्लिनिकल फीचर्स हैं COPD के वो हम पढ़ लेते हैं ज़्यादातर, या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस पहले पढ़ा दूँ। चलो पहले हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस पढ़ लेते हैं। अब ये सारा जो था ये था एम्फीसीमा। अब हम पढ़ते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस से यहाँ तक है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की क्या डेफिनेशन है कि इट इज़ डिफाइंड क्लिनिकली एज परसिस्टेंट कफ with sputum production for at least 3 months in at least 2 consecutive years in the absence of any identifiable cause। कि किसी बंदे को persistently sputum के साथ 3 महीने तक एटलीस्ट 3 महीने तक क्या कहते हैं कफिंग होती हो, और वो जो 3 महीने तक कफिंग होती है वो 2 consecutive years में उसको हुई हो विदाउट एनी क्या कहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर आइडेंटिफाइबल कॉज। कि clinically as persistent cough with sputum production for at least 3 months in at least 2 consecutive years in the absence of any other identifiable cause। इसका भी पैथोजेनेसिस की क्या है मेन, वही है कि एक्सपोजर टू नॉक्शियस और इरिटेटिंग इनहेल्ड सब्सटेंसेस लाइक योर टोबैको स्मोक, जो कि 90% केस में देखे जाते हैं। उसके अलावा भी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस किसकी वजह से हो सकता है, स्मोकिंग के अलावा भी ये देखा गया कि अगर हम डस्ट पार्टिकल्स को लाइक फ्रॉम ग्रेन्स या फ्रॉम कॉटन या फ्रॉम सिलिका सैंड पार्टिकल्स को उनको भी अगर इनहेल कर लें तो उनको इनहेल करने से भी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाते हैं। मेन जो इसकी पैथोजेनेसिस है वो हमने याद रखनी है ये वाली म्यूकस हाइपर सिक्रीशन वाली, कि देयर इज हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इन योर लार्ज एयरवेज विच इज एसोसिएटेड विद इनलार्जमेंट ऑफ सब म्यूकोजल ग्लैंड्स प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। हिस्टामिन और इंटरल्यूकिन 13 ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ हो रहे होते हैं।
जो स्मॉल एयरवेज होते हैं लाइक जो स्मॉल ब्रोंकाई और स्मॉल ब्रोंक्यूल्स के जो एयरवेज होते हैं उधर ज़्यादा से ज़्यादा गॉबलेट सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब ज़्यादा गॉबलेट सेल्स होते हैं तो देयर इज एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन विच फर्दर कंट्रीब्यूट्स टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। मेन चीज़ ये मेन पैथोजेनेसिस यही है कि ट्रेकिया और ब्रोंकस के लेवल पे सब म्यूकोसा ग्लैंड्स बन रहे हैं, हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस हो रही है, गॉबलेट सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं स्मॉल एयरवेज के लेवल पे, इंटरल्यूकिन 13 और हिस्टामिन मीडिएटर्स हैं। अब जितने ज़्यादा म्यूकस जमा होगा उतनी ज़्यादा एक तरफ से वो होगी ऑब्स्ट्रक्शन होगी, तो उसकी वजह से क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो रहा है। और क्या पैथोजेनेसिस देखी गई है कि जो CFTR में कोई डिस्फंक्शन हो जाए, कि स्मोकिंग की वजह से ज़्यादातर देखा जाता है। स्मोकिंग क्या कराती है, देयर इज एक्वायर्ड CFTR जो विच इज जो सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, उसकी डिस्फंक्शन हो जाती है। एंड एज अ रिजल्ट जब CFTR की डिस्फंक्शन हो जाए तो इट कॉजेज द सिक्रीशन ऑफ एबनॉर्मल डिहाइड्रेटेड म्यूकस विच फर्दर एग्जैसरबेट द सिवियरिटी ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। इन्फ्लेमेशन देखी गई है कि जो इरिटेंट्स जो इनहेलेंट्स होते हैं लाइक योर डस्ट पार्टिकल्स या स्मोक में जो भी इनहेलेंट्स होते हैं दे कॉज सेलुलर डैमेज, इलिसिट बोथ एक्यूट एंड क्रॉनिक टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन विच अगेन जो लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फ्लेमेशन होगी, क्योंकि क्रॉनिक केस में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फ्लेमेशन ही होगी विच विल लीड टू फाइब्रोसिस एंड फाइब्रोसिस विल इन्वॉल्व स्मॉल एयरवे, एज रिजल्ट फर्दर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। एंड इसमें भी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में भी इन्फेक्शन का वही रोल है जो इसमें था एम्फीसीमा में था, कि इन्फेक्शन खुद कुछ नहीं कराते, खुद क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस नहीं कॉज करता, लेकिन इन्फेक्शन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को एग्जैसरबेट कर सकता है। मॉर्फोलॉजी क्या है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की, ग्रॉसली हाइपरीमिया होगा, स्वेलिंग होगी, एडीमा होगा म्यूकस मेम्ब्रेन का लंग की एक्सेस, और वो जो एडीमा हो रहा होगा, वो जो हाइपरीमिया स्वेलिंग हो रही होगी उसमें एक्सेसिव म्यूसिनस या एक्सेसिव म्यूकोप्यूरुलेंट सिक्रीशंस हो रही होंगी ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ योर म्यूकस। कभी कभी हैवी कास्ट ऑफ सिक्रीशंस एंड पस दे विल फिल द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। माइक्रोस्कोपिकली क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी हमको इन्फिल्ट्रेट मिलेगा लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस का। देयर वुड बी थिकनिंग ऑफ ब्रोंक्यूलर वॉल ड्यू टू स्मूथ मसल हाइपरट्रोफी, डेपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इन द मसल लेयर और पेरी ब्रोंकियल फाइब्रोसिस मिलेगा। उसके अलावा गॉबलेट सेल्स का हाइपरप्लेजिया मिलेगा, इनलार्जमेंट मिलेगी म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स की ट्रैकिया पे और ब्रोंकाई पे। तो जो मेन चीज़ है मॉर्फोलॉजी की याद रखनी है कि एक तो एडिमा होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन्स का एडिमा हो रहा होगा, उसके अलावा ये याद रखना है कि स्मूथ मसल हाइपरट्रोफी हुई होगी स्पेशली ब्रोंकुलर वॉल के लेवल पे, गॉबलेट सेल्स का हाइपरप्लेजिया हुआ होगा और पेरी ब्रोंकियल फाइब्रोसिस हुई होगी। ये 4 चीज़ें जो कि हर हाल में याद रखनी, मैं एक दफ़ा रिवाइज करा रहा हूँ। एडिमा ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, योर गॉबलेट सेल हाइपरप्लेजिया, स्मूथ मसल हाइपरट्रोफी एंड पेरी ब्रोंकियल फाइब्रोसिस, ये 4 चीज़ें, इन 4 चीज़ों को हर हाल में याद रख लेना है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की। और इसमें एक और चीज़ होती है रेड इंडेक्स। रेड इंडेक्स देखा जाता है कि रेड इंडेक्स इसमें इंक्रीज मिलती है। व्हाट इज रेड इंडेक्स? रेड इंडेक्स इज बेसिकली अ रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ म्यूकस ग्लैंड लेयर to the thickness of the wall between epithelium and cartilage, that is your rate index। और ये नॉर्मली 0.4 होता है, लेकिन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के केस में 0.4 से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ होता है। फिर बाद में उन्होंने ये बताया है कि सिंस म्यूकस प्लगिंग हो रही होगी एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से और फाइब्रोसिस की वजह से, देयर इज मार्क्ड नैरोइंग ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड समटाइम्स देयर इज ऑब्लिटरेशन ऑफ द ल्यूमेन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स ड्यू टू फाइब्रोसिस विच इज़ नोन एज ब्रोंक्योलाइटिस ऑब्लिटरेंस। जो ब्रोंक्यूल का एपिथेलियम होता है उसमें कभी कभी स्क्वामस मेटाप्लेजिया हो जाता है और डिस्प्लेजिया भी हो जाता है, क्योंकि जो इरिटेटिंग वो होते हैं इनहेलेंट्स जो होते हैं उनका कभी कभी म्यूटाजेनिक इफेक्ट भी पड़ता है ब्रोंक्यूल्स के एपिथेलियम पे। तो ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फीसीमा से रिलेटेड था। अब हम क्लिनिकल फीचर्स पढ़ लेते हैं COPD के, क्योंकि COPD की ही 2 मैनिफेस्टेशन थी, एम्फीसीमा और ब्रोंकाइटिस। ये देखा गया कि जब भी केस आएगा MCQ या SCQ, ज़्यादातर MCQs ही अब तो COPD का केस ऐसे होगा कि देयर वुड बी स्मोकिंग की हिस्ट्री या स्मोकिंग हिस्ट्री ऑफ 40 पैक पर ईयर या मोर देन 40 पैक्स पर ईयर। और जो COPD होता है इट प्रेजेंट्स इंसिडियसली, मतलब ये बहुत स्लोली एक तरफ से शुरू होता है कि इसमें स्लोली शुरू नहीं होता, इसमें बेसिकली इंसिडियसली कि स्लोली इंक्रीजिंग डिस्निया होता है ऑन एक्सर्शन। क्रॉनिक कफ होती है विद स्प्यूटम प्रोडक्शन विच इज स्लाइट एट फर्स्ट बट इंक्रीजेस ओवर टाइम। मेन डायग्नोस्टिक्स मैंने बता दिया था, स्पायरोमीट्री होती है कि FEV1 जो FVC की रेशियो शुड बी लेस दैन 0.7। COPD में ये देखा गया कि जो इसके सिम्टम्स होते हैं दे आर मोर वर्स इन द मॉर्निंग। ये अब इन्होंने एक टेबल दिया हुआ है ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा का। ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा का ये जो टेबल है ये याद रख लेना, ये काफ़ी अच्छा टेबल है, इससे कभी कभी डिफरेंस पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन ब्रोंकाइटिस एंड एम्फीसीमा। मेन चीज़ जो याद रखनी होगी स्पेशली वाइवा के लिए भी याद रखनी होगी, वो ये वाला पॉइंट याद रखना होगा जो कभी मैं बताता हूँ, ब्लू ब्लोटर एंड पिंक पफर।
याद रखना है एम्फीसीमा के पेशेंट्स दे आर नोन एज पिंक पफर एंड ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स दे आर नोन एज ब्लू ब्लोटर, क्योंकि इनकी अपीयरेंस ही ऐसी होती है। एम्फीसीमा वाले थोड़े पिंक होते हैं अपीयरेंस में और ब्रोंकाइटिस वाले काफ़ी ब्लू नज़र आ रहे होते हैं ड्यू टू साइनोसिस। तो एम्फीसीमा वाले पेशेंट्स की क्या मेन चीज़ याद रखनी है कि दे आर नोन एज पिंक पफर्स। एम्फीसीमा वाले पेशेंट्स का दे आर बैरल चेस्टेड, दे आर डिस्निक, प्रोलॉन्ग रेस्पिरेशन होती है, दे सिट फॉरवर्ड इन अ हंच्ड ओवर पोजीशन एंड ब्रीथ थ्रू परस्यूड लिप्स, के वही आगे झुक के ये लोग बेसिकली सांस लेते हैं थ्रू देयर लिप्स। कफिंग होती है विच इज़ स्लाइट, यूजली स्लाइट होती है, ओवर डिस्टेंशन ऑफ लंग्स मिलती है। डिफ्यूजन कैपेसिटी इज़ लो, द ब्लड गैस द वैल्यूज एंड दे आर रिलेटिवली नॉर्मल एट रेस्ट, एंड इसमें वेट लॉस भी मिलता है विच इज़ कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि ऑकल्ट कैंसर हुआ हो, कि हिडन कैंसर हुआ हो, क्योंकि वेट लॉस कभी कभी इसमें इतना ज़्यादा हो जाता है। तो एम्फीसीमा के ये क्लिनिकल फीचर्स थे। मेन जो क्लिनिकल फीचर याद रखने हैं वो पिंक पफर का याद रखना है, और जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के केस में मेन क्लिनिकल फीचर ब्लू ब्लोटस का याद रखना है। उसके अलावा याद रखना है कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होगा, परसिस्टेंट कफ होगा विद प्रोडक्शन ऑफ क्या कहते हैं स्प्यूटम, कपल्ड विद हाइपरकैपनिया, हाइपोक्सीमिया एंड माइल्ड साइनोसिस। ब्लू ब्लोटर्स मेन पॉइंट है। एंड ये याद रखना है एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये भी है कि जो कफिंग होगी वो ब्रोंकाइटिस में काफ़ी ज़्यादा होगी, उसमें काफ़ी कोपियस स्पूटम होगा और काफ़ी अर्ली स्टेज में मिल जाएगी, वेरस एम्फीसीमा में हमें ज़्यादातर लेट स्टेज में जाके कफिंग काफ़ी सेवेयर मिलती है। ट्रीटमेंट क्या होती है, मेन ट्रीटमेंट तो है ही है जिसकी वजह से हो रहा है ये दोनों चीज़ें, कि स्मोकिंग को छोड़ दें, स्मोकिंग की सेसेशन की जाए, दैट इज़ योर मेन ट्रीटमेंट। उसके अलावा ऑक्सीजन थेरेपी, लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकियो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकियोडाइलेटर्स विद इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, फिजिकल थेरेपी, बुलेक्टमी इन सम केसेस, लंग वॉल और बहुत सिलेक्टेड पेशेंट्स के लिए लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी और क्या कहते हैं लंग ट्रांसप्लांटेशन भी की जाती है। और लॉन्ग स्टैंडिंग सीओपीडी जिन पेशेंट्स को होते हैं उनमें देखा जाता है कि उनमें अगर तो ब्रोंकाइटिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट हों तो इट विल लीड टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन, कोर पल्मोनल एंड डेथ ड्यू टू हार्ट फेलियर। कभी कभी एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से भी डेथ हो सकती है सीओपीडी के पेशेंट्स में जिनमें क्या कहते हैं इन्फेक्शन की वजह से फर्दर एक्सेसरबेशन हो गई हो। और ये भी देखा गया कि जिनको एम्फीसीमा होता है उनमें कभी कभी जो सबप्लूरल ब्लैब्स हैं दे माइट रप्चर एंड लीड टू फेटल न्यूमोथोरैक्स। लेकिन जो मेन चीज़ याद रखनी है वो ये टेबल याद रखना है एम्फीसीमा ब्रोंकाइटिस का, एंड ये याद रखना है एम्फीसीमा पेशेंट्स पिंक पफर, ब्रोंकाइटिस पेशेंट ब्लू ब्लोटर्स। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फीसीमा। अभी सारी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ नहीं पढ़ी, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ का यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, ये डिफरेंट ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ होती हैं। हमने भी सिर्फ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा पढ़ा है, कुछ रहती हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियोस में या आगे कुछ जब वीडियोस बनाऊंगा तो देख लेंगे। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू सीओपीडी, एम्फीसीमा एंड योर ब्रोंकाइटिस। आई होप इजली समझ में आ गया हो। एंड इसका एक और क्या कहते हैं दैट इज़ अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन बिटवीन सीओपीडीज़ की डिफरेंट डिजीज़ की। तो एक तरफ से इस वेन डायग्राम को भी देख लीजिएगा। सो थैंक यू।